हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 19 बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट हमारा चल रहा है, जिसका लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कहाँ तक सॉल्व किया है? क्वेश्चन नंबर 15 तक आई थिंक सॉल्व कर लिया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हम आपका स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। चलिए देखते हैं क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या करना है। In case of sudden holiday, maturity date falls on सडन हॉलिडे या इमरजेंसी हॉलिडे अगर हो तो मैच्योरिटी डेट क्या होता है? नेक्स्ट फॉलोइंग डे बी है प्रीवियस डे, सी है आपका ऑन द सेम डे, और डी है आपका नन ऑफ दीज। कहता है कि अगर इमरजेंसी हॉलिडे है या अगर सडन हॉलिडे होता है तो मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट किस कब होगा? तो देखिए, अगर कोई भी सडन हॉलिडे होता है या इमरजेंसी हॉलिडे होता है तो उसमें ये तो पहले से तय नहीं है कि कोई हॉलिडे होने वाला है ना? कोई अवकाश आपका होने वाला है। इमरजेंसी या सडन हॉलिडे में जो भी आपका मैच्योरिटी डेट है, ठीक है, जो भी आपका मैच्योरिटी डेट, मान लो कि 4 मार्च को आपका मैच्योरिटी डेट आ रहा है और इस दिन सडन हॉलिडे हो गया या इमरजेंसी हॉलिडे हो गया, तो आपका मैच्योरिटी डेट कब हो जाएगा? नेक्स्ट फॉलोइंग डे, यानी 5 मार्च। 5 मार्च को आपका जो है वो मैच्योरिटी डेट होगा। अगर कोई मतलब पब्लिक हॉलिडे है, इमरजेंसी हॉलिडे या सडन हॉलिडे नहीं है, अगर आपका जो पब्लिक हॉलिडे है तो पब्लिक हॉलिडे अगर मान लो है आपका, जैसे कि मान लो 26 जनवरी हो गया, है ना, या फिर 15 अगस्त हो गया, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे है, या फिर मान लो गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर हो गया आपका, तो इस केस में जो मैच्योरिटी डेट है वो एक दिन पहले, यानी 25 जनवरी ये हो जाएगा, 14 अगस्त ये हो जाएगा, है ना, और ये 1 अक्टूबर होगा। तो देखिए, जो आपका पब्लिक हॉलिडे होता है ये, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ये पहले से तय होता है ना? तो इस केस में जानते हैं कि इस दिन क्या होगा? अवकाश होगा, छुट्टी होगा। तो इसके एक दिन पहले आपका जो है वो मैच्योरिटी डेट लिया जाता है, उस डेट को एक दिन पहले लिया जाता है। लेकिन इमरजेंसी हॉलिडे तो पूछ के आता नहीं है, या सडन हॉलिडे तो पूछ करके आएगा नहीं। तो उस केस में जिस डेट को मैच्योरिटी डेट से 4 मार्च पड़ेगा तो वो ऑटोमेटिक एक दिन आगे शिफ्ट हो जाएगा, 5 मार्च हो जाएगा। ठीक, तो सडन हॉलिडे के केस में जो आपका मैच्योरिटी डेट होता है वो नेक्स्ट फॉलोइंग डे होता है, नेक्स्ट फॉलोइंग डे। और अगर यहाँ लिखता पब्लिक हॉलिडे तो प्रीसीडिंग या प्रीवियस डे, यानी प्रीवियस डे होता है, जैसे 25 जनवरी, 14 अगस्त या फिर 1 अक्टूबर ये होगा। तो सडन हॉलिडे के केस में ये नहीं होगा, ये होगा आपका ऑन द सेम डे तो नहीं होगा, ये तीनों गलत हो गया आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17।
बिल नॉट पेड बाय ट्रॉय। ट्रॉय ऑन ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? द अमाउंट ऑफ द बिल नॉट पेड बाय ड्रॉइंग ऑफ द ड्यू डेट। तो उसमें क्या होगा आपका ऑप्शन ए, उसे क्या बोलेंगे? नथिंग, नथिंग ऑफ बिल। बी क्या बोलता है? डिसऑनर ऑफ बिल। सी क्या रहा है आपका? रिन्यूअल ऑफ बिल। और डी कहता है आपका डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ड्राइंग जो है यानी जो एक्सेप्टर है यानी जो डेटर है, वो अगर मैच्योरिटी डेट के दिन, ड्यू डेट के दिन अगर बिल का जो अमाउंट है वो नहीं देता है, नहीं दे पाता है, ये नहीं है, नहीं देता है ड्यू डेट के दिन, है ना, नॉट पेड बिल का, तो उसको क्या बोलेंगे? वो हो गया आपका डिसऑनर ऑफ बिल, है ना। बिल का जो ऑनर होना चाहिए था यानी सम्मान होना चाहिए था, सम्मान ऑनर का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि उसको कैश में कन्वर्ट करना था, जो बिल था उसका अमाउंट देना था, तो वो बिल का ऑनर होता है। अगर आप बिल का पैसा नहीं दे रहे हैं तो ये फिर बिल का आपका एक तरह से बोलिए कि डिसऑनर हो गया, नहीं दिए, उस बिल का सम्मान नहीं किए, और उस बिल के पीछे जो एक्ट काम करता है इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसका सम्मान नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिसऑनर कहलाएगा। नथिंग ऑफ बिल, या पता नहीं क्या लिखा है, ये तो नहीं होगा आपका। रिन्यूअल, रिन्यूअल भी नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो ड्राइव है वो रिक्वेस्ट नहीं किया कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, इसको इस बिल को कैंसिल कर दीजिए और एक नया बिल बना दीजिए नए डेट के साथ, जो इंटरेस्ट देना होगा वो ले लीजिएगा। तो रिन्यूअल भी नहीं हुआ, बिल नहीं दिया, तो जो आपका रिन्यूअल भी नहीं हुआ, सीधा डिसऑनर हो गया, नहीं दिया तो, है ना। और उसके बाद फिर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग तो होगा नहीं, क्योंकि जो ड्रॉवर है जिसके पास बिल है वो बैंक में जाकर के डिस्काउंट थोड़ी करवाया है ना। मतलब जो आपका ड्रॉवर है जिसने बिल ड्रॉ किया है, बिल तो उसी के पास होता है, तो वो जाकर के बिल को बैंक में डिस्काउंट करवा सकता है मैच्योरिटी डेट से पहले, और बैंक भी उसके बिल को डिस्काउंट कर देगा अपना कुछ अमाउंट काट करके, है ना। एक इंटरेस्ट जो होता है बीच का, मान लो कि 3 महीने बाद मैच्योरिटी डेट है और आप तुरंत जाकर के डिस्काउंट करवा लिए बैंक से, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो 3 महीने का इंटरेस्ट जोड़ के बैंक पैसा काट के अपने पास रख लेगा, तो ये करता है डिस्काउंटिंग। तो ये भी तो हुआ नहीं, मैच्योरिटी डेट के दिन पैसा नहीं दिया तो डिसऑनर्ड हो गया, ये होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। बोलता है ए draws a bill of exchange on B। ए ने ड्रॉ किया है तो ड्रॉवर हो गया ए, बी के ऊपर ड्रॉ किया है तो बी हो गया ड्राइव फॉर ₹15,000 for 3 months, for 3 months on
बोलता है व्हाट विल बी द ड्यू डेट, व्हाट विल बी द ड्यू डेट, ड्यू डेट या फिर मैच्योरिटी डेट, दोनों में से कुछ भी आप बोलिए, आपकी मर्जी। ए हो गया आपका 15 अगस्त 2021, ये हो गया आपका 14 अगस्त 21, सी 16 अगस्त 2021, और डी है आपका 12 अगस्त 12 अगस्त 2021। बोलो निकालिए इसको। ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट आपको कैलकुलेट करना है इसमें, और यहाँ पर जो कहा है कि द बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो ड्रॉ किया है ए ने बी के ऊपर 15,000 रुपये का, तो यहाँ पर पूरा हमसे एंट्री वगैरह नहीं पूछ रहा है कि क्या डेबिट क्या क्रेडिट करेंगे, बोल रहा है सिर्फ मैच्योरिटी डेट निकालने के लिए। चलिए निकालते हैं मैच्योरिटी डेट। 12 मई, 12 मई मतलब हो गया आपका यहाँ पर इस डेट को जो है वो बिल को ड्रॉ किया गया 3 महीने के बाद, तो 12 मई से फर्स्ट मंथ कौन होगा, मई के बाद जून, 12 जून ये पहला मंथ, 12 जून से दूसरा मंथ होगा, 3 महीना बोला है, 12 जुलाई, और 12 जुलाई से अब ये तीसरा महीना जो है होगा 12 अगस्त, ठीक है, और डेज ऑफ ग्रेस कितना है, 3 दिन ऐड करेंगे, तो जो आपको मैच्योरिटी डेट निकल के आएगा वो आएगा आपका, थोड़ा सा आगे लिखते हैं, 15 अगस्त 15 अगस्त 2021। और आप जानते हैं कि 15 अगस्त जो है वो इंडिपेंडेंस डे है आपका, है ना, तो मैच्योरिटी डेट कब आएगा, मैच्योरिटी डेट आपका, ये तो पब्लिक हॉलीडे हो गया तो एक दिन पहले हो जाएगा आपका 14 अगस्त 2021, ठीक है, ये हो जाएगा एक दिन पहले, इमरजेंसी हॉलीडे नहीं ना आपका, इंडिपेंडेंस डे है इस दिन, तो एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को मैच्योरिटी डेट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मैच्योरिटी डेट का क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जनरली जो एग्जाम में पूछता है कि मैच्योरिटी डेट निकाले, मंथ वाले से भी कर लेना, और जो आपका डे है, जैसे आपका रहेगा 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद, तो उस टाइप का भी क्वेश्चन आप कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कहता है। इसको हटा दें, इस तरीके से आप जो है मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट करना, फटाफट हो जाएगा एग्जाम में, ज़्यादा समय नहीं लगता है इसमें। Who is acceptor of bill of exchange? A, debtor, B, creditors या debtors या creditors, C हो गया सेलर, और D none of these। एक्सेप्टर को क्या बोलते हैं, डेटर, ये है सेलर और ये है बायर।
बायर को इसको उधार में सामान बेचा सेलर ने बायर को, ठीक है, ये तो ये कहलाएगा आपका, इसने बिल को एक्सेप्ट किया कहलाएगा एक्सेप्टर। फिर यही आदमी जो है बिल को एक्सेप्ट किया था, एक्सेप्टर कैसे एक्सेप्ट करता है, बिल के ऊपर साइन करके, इसी को बोलेंगे हम बायर, कस्टमर भी बोल सकते हैं, या फिर यही का पैसा नियर फ्यूचर में आपको सेलर को देगा, तो ये है आपका डेटर, इसको क्या बोलेंगे, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, ये तो आपका जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया उसको बोलेंगे ड्रॉइंग, इतना नाम इसका हो गया, इसको क्या बोलेंगे, सेलर, ये हो गया सेलर। इसके बाद फिर इसको बोलेंगे ड्रॉवर, इसने बिल को ड्रॉ किया, फिर ये बोलेंगे इसको आप बोलिएगा क्रेडिटर, क्योंकि यही है आपका लेनदार, पैसा इसको लेना है, क्रेडिटर हो गया। और क्या बोल सकते हैं, एक्सेप्टर हो गया, बायर, क्रेडिटर, ड्रॉइंग, ठीक है, ये हो गया, ये ड्रॉवर हो गया, इसी को बोलेंगे सेलर, है ना। तो इस टाइप से हो सकता है आपको। तो एक्सेप्टर पूछ रहा है क्या, तो एक्सेप्टर तो एक हो गया आपका, एक्सेप्टर बायर बोल सकते हैं इसको, कस्टमर बोल सकते हैं, डेटर या ड्रॉइंग यहाँ पे कह सकते हैं। तो ऑप्शन में जो दिया हुआ है आपका वही टिक करिएगा। ऑप्शन ए है आपका, ये बोलता है एक्सेप्टर कौन है, तो ये एक्सेप्टर है, और इसको क्या बोलते हैं, डेटर बोलेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 19, उसके बाद 20, इसको देखिए, ये तो नहीं होगा क्योंकि इसके बारे में एक्सेप्टर कौन है, तो क्रेडिटर तो ये आपका सेलर है, और है ना, सेलर बोलिए क्रेडिटर या फिर बोलिए ड्रॉवर, है ना। इसको हटाते हैं। इंडियन करेंसी is a bills of exchange B है, चेक C है, प्रॉमिसरी नोट और D है बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट क्या होगा बोलिए। इंडियन करेंसी जो है वो क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, या फिर प्रॉमिसरी नोट है, क्या है। तो इंडियन करेंसी जो है आपका, वो आपका है प्रॉमिसरी नोट, ठीक है, वो क्या है आपका प्रॉमिसरी नोट है। अब यहाँ पर किसने प्रॉमिस किया है, देखिए ये है आपका इंडियन करेंसी, और इंडियन करेंसी पे किसने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं इस 500 रुपये का कीमत आपको अदा करूंगा, मतलब आप कहीं भी इस 500 रुपये को ले जाइए, इसके बदले 500 का कोई सामान या सर्विस ले सकते हो। ये कौन वचन दे रहा है, कौन कह रहा है, कौन आपको प्रॉमिस कर रहा है, गवर्नर। यहाँ पे देखिए गवर्नर का यहाँ पर साइन भी है, तो आप जानते हो कि प्रॉमिसरी नोट में जो प्रॉमिस कर रहा है, जैसे अगर यहाँ पर बात करें, ये है सेलर, ये है बायर, इस टर्म में हम बात करें तो ये बनाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर होता है आपका दो पार्टी होता है इसमें होता है आपका मेकर और होता है पे, या जिसको पे करना है। प्रॉमिसरी नोट बनाया जो बनाता है वो आपका बायर है, और बायर ही इसके जो है इसके ऊपर साइन करता है और कहता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि इस डेट को, इस मैच्योरिटी डेट को
मैं तुमको इतना पैसा दे दूंगा। ये अनकंडीशनल होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नर का साइन, यानी गवर्नर ने क्या किया है कि अपना साइन किया है, मतलब उन्होंने प्रॉमिस किया है। और क्या इसके ऊपर लगा लिखा रहता है, आई प्रॉमिस टू पे दी बेरर। बेरर मतलब जिसने इसको पकड़ा है, जिसके हाथ में है। जैसे अभी मेरे हाथ में है तो मुझे प्रॉमिस किया जा रहा है। अगर ये आपके हाथ में दे देंगे, ये आपका पैसा होगा, तो आपको प्रॉमिस किया जा रहा है। तो लिखता है कि आई प्रॉमिस टू पे दी बेरर द सम ऑफ 500 रुपीज, यानी जो 500 रुपीज है, इस सम के बदले में मतलब आप कोई भी चीज, कोई भी सामान एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये प्रॉमिस किया जा रहा है ना। तो इसीलिए जो आपका प्रॉमिसरी नोट है वो इसमें क्या हो गया, एक मेकर हो गया और एक पेई हो गया। तो यहाँ पर पेई कौन है, जिसके पास ये है, और जिसका साइन है उसको आप कह सकते हो कि मेकर हो गया। यानी उसने प्रॉमिस किया, यानी गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है, इस 500 रुपए के नोट के बदले मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि इसके बदले आप गुड्स या सर्विस आप इससे एक्सचेंज कर सकते हो। ये बात हुआ। तो यहाँ पर ये जो है वो क्या है, प्रॉमिसरी नोट है। और इसके ऊपर जानते हो कि जो जिसने इसको बनाया वो अपना साइन इसके ऊपर करता है, मतलब जो पर्सन है ना, इसके ऊपर सेलर का साइन नहीं होता है। तो अपना साइन इसके ऊपर करने की जरूरत नहीं है। जिसने किया है वो प्रॉमिस करके हमको 500 रुपए का जो है करेंसी को दिया है। ये प्रॉमिसरी नोट है। चलो ठीक है, बात समझ में आया। इसके ऊपर हिंदी में लिखा है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। प्रॉमिसरी नोट यानी प्रॉमिस किया गया है ना। एक होता है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये बनाता है अगर बिजनेस के केस में बोले तो। और प्रॉमिसरी नोट है तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर होता है, और प्रॉमिसरी नोट जो होता है वो प्रॉमिस होता है कि मैं आपको इतना पैसा स्टेट को दूंगा। तो इंडियन करेंसी में क्या होगा, प्रॉमिसरी नोट है। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है, ये कोई चेक भी नहीं है और बैंक ड्राफ्ट भी नहीं है, ये आपका प्रॉमिसरी नोट है, प्रॉमिस किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। डिस्काउंटेड बिल till it is paid by the acceptor। acceptor remains a an asset, b a liability, c a contingent liabilities, और डी कहता है आपका an expense। क्या कहता है यहाँ पर कि डिस्काउंटेड बिल टिल इट इज पेड बाय द एक्सेप्टर रिमेन्स। क्या होता है यहाँ पर, कहना है कि ये है आपका मान लो सेलर हो गया और ये है आपका बायर। एक 10,000 का बिल था जो कि बनाया था सेलर ने, इस बिल पर साइन करवा करके, और क्या हुआ, ये वापस ले लिया। अब बिल इसके पास है, मान लो कि 3 महीने का मैच्योरिटी डेट था, अब इसको पैसे की जरूरत अभी था एट ए टाइम। तो ये क्या किया, इस बिल को ले गया बैंक और करवा दिया डिस्काउंट। डिस्काउंट करा दिया तो बैंक कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस काटा और बदले में इसको दे दिया। मान लो कि डिस्काउंटिंग चार्जेस में से 1,000 रुपये काट लिया, 9,000 रुपये इसको दे दिया। अब बोलता है ये है जनरल एंट्री का, यहाँ पर नहीं कह रहा है क्या करना है, ये बोलता है कि डिस्काउंटेड बिल अब एक्सेप्टर, ये तो पहला ही महीना ले लिया, मतलब तुरंत पैसा ले लिया, लेकिन मैच्योरिटी डेट 3 महीने के बाद आएगा। तो इसकी लायबिलिटी कब होगी, ये इसका लायबिलिटी अभी नहीं है,
3 महीने के बाद जिस दिन मैच्योरिटी डेट होगा उस दिन बी को पैसा देना होगा। तो इस 3 महीने का जो ड्यूरेशन है ना, ये कहता है कि ये किस टाइप का है। डिस्काउंटेड बिल टिल इट इज पेड बाय द एक्सेप्टर रिमेन्स। तो देखिए अभी ये तो बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है ना, और अभी 3 महीना बीतना बाकी है, 3 महीना बीतेगा। तो उस ड्यूरेशन में ये बिल का पैसा बोलिए क्या है, किस टाइप का, क्या ये एसेट है, क्या ये लायबिलिटी है, क्या ये कंटीजेंट लायबिलिटी है, या ये एक्सपेंस है। तो ये आपका होगा कंटीजेंट लायबिलिटी। किसके ऊपर, ये देखिए इसने क्या किया है कि बैंक से जाकर के डिस्काउंट करवा लिया, ठीक है, बैंक से जाकर के क्या कर दिया, बिल को डिस्काउंट करवा दिया है। अब कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है, कंटीजेंट लायबिलिटी वैसा लायबिलिटी होता है, देखिए कि अब इसने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया पहले, अब बी को पैसा देना है मैच्योरिटी डेट के दिन। अब अभी 3 महीने का समय मान लीजिए बाकी है बीच का, अभी तो डिस्काउंट करवा दिया, 3 महीने का समय बाकी है। 3 महीने के बाद ये पैसा देगा नहीं देगा क्या कहेगा, एक लायबिलिटी इसके ऊपर है। लेकिन कैसा लायबिलिटी है, अगर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि ये पैसा दे दे, या हो सकता है कि आपका मैच्योरिटी दिन पैसा ना दे, ये भी हो सकता है। देना तो पड़ेगा ही, अल्टीमेटली तो कोर्ट केस का यहाँ पर जो बायर है या डेटर है उसको पैसा तो देना ही होगा, इसीलिए तो यहाँ पर हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि मैच्योरिटी डेट के दिन पैसा वो ना दे, ये भी हो सकता है, ठीक है, मान लो कोर्ट केस ही करना पड़ जाए या जो भी करना पड़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अभी इसके ऊपर एक लायबिलिटी तो है, क्या कैसा लायबिलिटी है, कंटीजेंट, मतलब अभी वो एक्चुअल लायबिलिटी में कन्वर्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो एसेट नहीं है, आपका लायबिलिटी है, यानी बी पैसा दे भी सकता है या फिर नहीं भी दे सकता है। तो इसके माथे पर एक बोझ है, और कैसा बोझ है, एक लायबिलिटी है, एक बोझ है, और ऐसा लायबिलिटी है कि ये पैसा इसको मैच्योरिटी डेट के दिन दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है पैसा बी, है ना। तो इसीलिए एक लायबिलिटी है सर के ऊपर, और वो एक्चुअल लायबिलिटी में कन्वर्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कंटीजेंट लायबिलिटी उसको हम कहेंगे। बोलो ठीक है। देखिए किसके बीच में डील हुआ है, यहाँ समझाते हैं कि ये और बैंक और सेलर के बीच में डील हुआ है, ये इसको पेपर ले जाकर दिया है। तो जिम्मेदारी किसकी बनती है, इसकी, लेकिन अल्टीमेटली किसको पैसा पे करना है, बी को यहाँ पे पे करना है। देखिए डिस्काउंट करवा लिया है और पैसा भी ले लिया है, अपने पास रख लिया, तो जिम्मेदारी तो इसी की है ना। ये इन दोनों के बीच तो कोई डील नहीं हुआ था ना, इन दोनों के बीच डील हुआ है और इस केस के बीच में डील हुआ है। तो बैंक से कोई डिस्काउंट हो गया है तो इसके ऊपर एक लायबिलिटी है कि भाई हमको जो है मैच्योरिटी डेट के दिन इसको पैसा देना है, तो एक लायबिलिटी है, लेकिन कैसा लायबिलिटी है, कंटीजेंट लायबिलिटी है ना, कि मान लो कि नहीं दिया तो एक्चुअल लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा इसके ऊपर, इसीलिए ये कंटीजेंट लायबिलिटी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 हम लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 22 से हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही बच्चों।